हेलो, आवाज गुड आ इवनिंग रही सर। है? जी गुड। सर। आवाज आ रही है अच्छे से? जी सर। अच्छा, लास्ट में कहाँ तक किया था? श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट। फॉर्मूलेज याद किए हैं? कोशिश तो की है। कोशिश पूरी की है? चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन कर देंगे पहले, ठीक है? तब तक आ भी जाएंगे सारे। लेट अस डू वन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, जरा निकालो इसका आंसर। हो गया? आवाज आ रही किसी? अब बोल नहीं रहे यार आज। हेलो, जी सर। निकालने में व्यस्त हो? जी। चलो निकालो, निकालो, शाबाश। सी पार्ट सर। सी सही है, सी इज राइट। ठीक है, बाकी सर सब सी पार्ट है 18.5। क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट की बात करें पहले। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सर वही श्रिंकेज फुल्ली रेशियो सैचुरेटेड सॉइल। वो वाला लगा लिया। पर यहाँ देखो ना, यहाँ क्या लिखा है?
ड्राई स्टेट, ये क्या मतलब हुआ फिर? मतलब श्रिंक हो चुका है। वाटर कंटेंट 0। S is equal ऐसे कर लूँ, कितना ले लूँ? 1 to 1. S is equal to 0. 0 आएगा। 0 0। फिर 1. आप लोग कह रहे हो कि S0 ले लो, ठीक है। नहीं सर, S0 हो गया तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। S1 1 लेंगे रहेगा तभी। shrinkage limit. समझो बात को, यही तो समझने वाली बात है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बात समझो, कह रहा है कि एक क्ले सैंपल है जिसके पास वाइड रेशियो है 0.50 इन ड्राई स्टेट, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद होगा कर्व कंसिस्टेंसी का लिमिट्स का, ठीक है। यहाँ पे समझो, यहाँ पर इस वॉल्यूम को हमने क्या लिखा था, वॉल्यूम डी, मतलब वॉल्यूम ड्राई। यहाँ पर ये है ना ओरिजिन, यहाँ पर आपका यहाँ से वाटर कंटेंट बढ़ता है आगे को। यहाँ पे वाटर कंटेंट कितना है? 0। 0 उसने बात करी कि जहाँ पर वाटर कंटेंट 0 है वहाँ पे उसके वॉल्यूम में कितना वॉइड रेशियो है? 0.50, ठीक है। फिर आगे की बात अब ये समझते हो कि श्रिंकेज लिमिट तक वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो मतलब वॉइड रेशियो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझ रहे हो बात को कि ये सॉलिड्स है ना, ठीक। सॉलिड के बीच में जो गैप है उसी को तो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा अगर ओवरऑल वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी इसका वॉइड रेशियो कितना है? 0.50, ठीक। तो श्रिंकेज लिमिट पे एस कितना होता है? 1। हमें तो श्रिंकेज लिमिट निकालना है ना, इसका श्रिंकेज लिमिट बता दो कितना है। तो श्रिंकेज लिमिट पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है? 1। फिर आप लोग ये कॉन्सेप्ट लगे, फिर ये फॉर्मूला लगेगा E इक्वल टू WGS/S। एस को पुट कर दोगे 1, S1 आ गया। तो फिर वॉइड रेशियो कहाँ से कितना ले लिया आपने? 0.50। वो कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ हमारा, ये कि वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब बड़ी आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। ये कितना आपका? 0.50। वाटर कंटेंट ही तो निकालना है, ठीक है। तो WS लिख लो उसको, श्रिंकेज लिमिट को WS लिखते हो। GS का वैल्यू कितना दिया है? 2.70। तो WS इक्वल टू 0.50 अपॉन 2.70। इसको कैलकुलेट करोगे अगर तो कितना निकल आता है, ठीक है। 0.185. इसको सॉल्व करके आएगा 0.185, ठीक है। तो वो आपका कितना हो जाएगा? 18.5%, ठीक है। हो गया अब, जी ठीक। तो क्वेश्चंस करें आप लोगों ने इस पे, काफ़ी फॉर्मूलेज हमने डिस्कस करे थे, क्वेश्चंस आप लोगों को करने थे घर पे, किए आप लोगों ने? कोई डाउट वगैरह ज़्यादा तो नहीं आए? कोई डाउट तो नहीं आया उसमें? अभी तो थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस की, सर्वे का पढ़ रहे थे अभी. अच्छा, सर्वे का पढ़ रहे थे, टेस्ट है सर्वे का कल। कल है? जी यस सर. अच्छा अच्छा, पहले 4 चैप्टर का आई थिंक, है ना? जी जी सर. ठीक है ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ना है आगे? क्लासिफिकेशन पढ़नी है सर। ठीक तो ठीक। तो सबसे पहले आज जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज प्रॉपर्टीज तो हम कवर करेंगे, उससे पहले कुछ इंडेक्सेस हमको देख लेते हैं। दैट इज योर श्रिंकेज इंडेक्स, श्रिंकेज नहीं सॉरी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं आई सब्सक्रिप्ट सी के साथ, ठीक है। बेसिकली ये दो हमारे पास हैं, एक कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, सेकंड हमारे पास है लिक्विडिटी इंडेक्स। दो इंडेक्सेस हैं हमारे पास, एक लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी को डिनोट करते हैं आई एल के साथ, ठीक है। इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले मैं दिखा दूँ आपको। आई सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू
अपॉन WL माइनस WP। WL यहाँ पे होता है लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, W होता है हमारे पास नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है, सॉइल जिस भी नेचुरल स्टेट में वाटर कंटेंट में होगी वो हमें W लेना है। लिक्विड लिमिट हम किसी भी सॉइल का निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने मेथड बताया। प्लास्टिक लिमिट भी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी मेथड आपके पास है। ठीक है, तो WP आपका हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट। कैसे निकालते हैं लिक्विड लिमिट, कुछ याद करो, कैसे बताया था लास्ट टाइम? लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं सॉइल का? नोमीटर मेथड से भी निकाल सकते कौन पेनिट्रेशन मेथड से निकालते हैं, और दूसरा कौन सा है, कैसे कैंडी टूल। ठीक है, हैं। और प्लास्टिक कैसे लिमिट कैंडी? कैसे, प्लास्टिक लिमिट कैसे निकालते हैं? वो 3 mm का थ्रेड याद करो, 3 mm का थ्रेड करते हैं रोल, जिस मॉइस्चर कंटेंट में 3 mm का थ्रेड जो है वो टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक लिमिट मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो लिक्विड इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो भी नोट करेंगे साथ में। बेसिकली क्या है, ये IC और IL जो हैं वो इन सिटू आपका सॉइल किस तरह का है, फाइन ग्रेन सॉइल, उसको पढ़ने में काम आता है। ठीक है, तो इन सिटू बिहेवियर जो आपका सैचुरेटेड फाइन सैंड का रहेगा, फाइन ग्रेन सॉइल का रहेगा, वो आपका IC और IL दोनों उसमें काम आएंगे आपको पढ़ने में। ठीक है, वो किस तरह से थोड़ी देर में दिखा रहे हैं आपको। IL जो है उसका फॉर्मूला है W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। ठीक है, बाद में क्या होता है, इन दोनों फॉर्मुलेस में कंफ्यूजन होता है जब एग्जाम में बैठते हैं ना आप लोग, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हो ऐसे कि जब लिक्विडिटी इंडेक्स लिख रहे हैं तो लिक्विडिटी इंडेक्स के न्यूमरेटर में लिक्विड लिमिट नहीं आएगा। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट कहाँ आएगा, हमारा IC के अंदर आएगा, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, यही चीज़ का वहाँ कन्फ्यूजन होता है, तो ये आप फॉर्मुलेस अच्छे से थॉरली पढ़ के जाना। और एक चीज़ और बताओ, WL माइनस WP की क्या होता है, सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है सॉइल। प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी मैंने आपको एक टेबल करवाया था लास्ट टाइम। यस सर। अगर 0 हो प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो मतलब सॉइल कौन सा है आपका, नॉन नॉन प्लास्टिक। नॉन प्लास्टिक कौन सा है, एग्जांपल किसका है वो, सैंड। सैंड। वो सैंड का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं लिख दूं इन सिटू बिहेवियर ऑफ सैचुरेटेड फाइन ग्रेन सॉइल्स, फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, एट इट्स natural moisture content may be studied by these indexes. ठीक है, by these indexes। तो किस तरह से अभी थोड़ी देर में समझा रहे हैं, पहले इसको नोट करो। हो गया, सर नेचुरल की क्या बात है, एट इट इज नेचुरल नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट MC, M/C है वो। डन। डन, सबका हो गया, मिटा दूं इसको। यस सर। ठीक, तो क्या होता है कि इन दोनों बेसिस पे, ठीक है, IC और IL के बेसिस पे हमारे पास एक कंसिस्टेंसी चार्ट होता है, तो वो इस तरह से है कुछ। ये चार्ट भी आपको याद करना है जैसे आपने IP के चार्ट याद किया था। ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ IC, IL एंड कंसिस्टेंसी। पहला आपका वैल्यू है दैट इज अगर IC का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और IL का वैल्यू नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब लेस देन 0।
ठीक है, समझना बात को, ये जो आपका लिक्विडिटी इंडेक्स है ये आपके सॉइल को लिक्विड फॉर्म की तरफ लेके जा रहा है। आईएल, अगर आईएल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो सॉइल आपका क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में। तो अगर आईसी, दोनों इनवर्स हैं ये चीजें, और आईसी अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो आपको फर्मनेस की ओर लेके जा रहा है, सॉइल क्या है आपका, फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन इस तरह से है कि अगर आईसी ग्रेटर देन 1 है, आईएल लेस देन 0 है, तो सॉइल आपका बहुत ही ज्यादा स्टिफ है, वेरी स्टिफ, वेरी स्टिफ। ठीक है, वेरी स्टिफ को आप लोग ब्रिटल भी लिख सकते हो। अब क्या करना है, इसको ड्रॉ करने का, इस टेबल को बनाने का तरीका है, आप लोग क्या करें, अब इसको 0.25 का गैप इंटरवल दे दें, जैसे 1 से अब गिराएंगे इसको 0.75 तक, 0.25 का इंटरवल हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट आपको 0 से उसको उठाना है, 0 से लेके 0.25 तक। ठीक, इस तरह से नेक्स्ट में क्या करेंगे, 0.75 से गिराएंगे 0.50 तक, और उसको उठाना है 0.25 से लेके 0.50। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट बोलो खुद ही। 0.50 से 0.25, 0.25 वहां से उसको उठाएंगे 0.50 से लेके 0.75, 0.750 अब 0.25 से 0 तक, और यहाँ पे आ जाएगा 0.75 से 1 0.75 तक। 0.2 अब ये लेस देन 0 हो गया और वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो मुझे बताओ सॉइल कहाँ पहुंच गया होगा, लिक्विड स्टेज में। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लिक्विड स्टेज। ठीक, अब इसके बीच में जो भरना है उसको आपने याद कर लेना है। सबसे पहले वेरी स्टिफ है, वेरी स्टिफ के बाद आएगा स्टिफ। ठीक, उसके बाद आएगा मीडियम स्टिफ, फिर आपका आ जाएगा सॉफ्ट, देन इट इज वेरी सॉफ्ट। ठीक, और बाद में आपका आ गया लिक्विड रेंज। ठीक है, बात समझ आ गई है। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा इस चीज को, एग्जाम में क्या करेगा, किसी भी एक वैल्यू को उठा लेगा, बोलेगा कि आईएल का वैल्यू इतना है, तो बताओ सॉइल का कंसिस्टेंसी कैसा है। ठीक है, तो जब तक ये बनाना नहीं ना सीखोगे अपने हाथ से 2-3 बार, तब तक ये होगा नहीं। ठीक, ठीक है, देखो मेरी बात समझो, ये हम पढ़ते हैं, कौन सी सॉइल पढ़ते हैं, इससे फाइन ग्रेन सॉइल, वहां लिखा फाइन ग्रेन मतलब कि क्ले। ठीक है, तो फाइन ग्रेन में क्ले टाइप पढ़ रहे हैं हम सॉइल इसके अंदर, तो ब्रिटल, देखो क्ले आपका ब्रिटल बिहेव कर रहा है। ठीक, और नीचे वाले में क्या कर रहा है, लिक्विड स्टेज बिहेव कर रहा है। प्लास्टिक स्टेज कौन सी है, प्लास्टिक स्टेज आपकी यहाँ से यहाँ तक रहेगी, ये दिस इज योर प्लास्टिक स्टेज या प्लास्टिक रेंज, जब क्ले के अंदर थोड़ी बहुत प्लास्टिसिटी शो होना शुरू होगी। ठीक है, स्टिफ से शो होना शुरू हो जाएगी उसकी प्लास्टिसिटी। ठीक है, इस चार्ट को देख के क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई सी प्लस आई एल इक्वल टू क्या लिखूं, बताओ, खुद बताओ। 1 वेरी गुड, इक्वल टू 1। हो गया नोट, अच्छा ठीक है। ठीक, तो अगर मैं आपको एक और डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, देखो ये सॉलिड है, 4 स्टेजेस हमारे पास, कौन कौन सी, सेमी सॉलिड, आगे प्लास्टिक स्टेज, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है लिक्विड स्टेज। ठीक है, लिक्विड स्टेज के लिए आपने आईएल का वैल्यू क्या पढ़ा, बताना जरा, आईएल ग्रेटर देन, और आईसी का वैल्यू क्या पढ़ा, आईसी लेस देन less 0। than 0 सॉलिड के लिए क्या पढ़ा, आईसी ग्रेटर देन 1, आईएल लेस देन 0। ये जो वैल्यूज है ना सॉलिड और सेमी सॉलिड में सेम रहती है, यहाँ पे ये ध्यान देना है, आईसी ग्रेटर देन 1, आईएल लेस देन 0। और प्लास्टिक के अंदर ये वैल्यूज जो है वो वेरी करती हैं 0 से लेके 1 तक, इस तरह से।
समझो बात को, इस चीज को देखो। अगर आपका IC 1 है, ठीक है, तो IL कितना होगा? 0। 0 ठीक है, अब यहाँ देखना, सेमी सॉलिड से कहाँ आ रहा है? प्लास्टिक में आ रहा है। तो मुझे बताओ, प्लास्टिक लिमिट पे, ये आपकी प्लास्टिक लिमिट है ना। प्लास्टिक लिमिट कौन सा बाउंड्री मॉइस्चर कंटेंट है बिटवीन सेमी सॉलिड एंड प्लास्टिक स्टेज? ये आपका क्या है? प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने किस तरह से पूछता है वो क्वेश्चन पूछेगा कि अब क्या वैल्यू है प्लास्टिक लिमिट पे, किसका? IL का और IC का, बता दो जरा वैल्यू क्या है। IL हमारा IL आपका कितना हो जाएगा? लिक्विड लिमिट पे 0 IL आपका 0 होगा और IC कितना होगा? 1 1 होगा। समझ गए बात को? ये क्वेश्चन मिलता है। तो क्या आपका IC क्या डिनोट कर रहा है? डिग्री ऑफ फर्मनेस। अगर ISC बड़ा है, वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो आपका बेसिकली सैंपल क्या रहेगा? बहुत ज्यादा स्टिफ। अगर IL ग्रेटर देन 1 है तो सैंपल क्या रहेगा? लिक्विड की तरफ। ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट चले आगे। 1 मिनट हो गया। सर ये प्लास्टिक में 0 IL और 0 वापस आपने लिखा, ये बराबर है? नहीं नहीं, बराबर नहीं हो सकता ना, दोनों का सम जो है 1 रहना है। दोनों का जो सम है वो अल्टीमेटली क्या रहना है? 1 रहना है। समझो बात को। मतलब प्लास्टिक में IL हर बार 0 होगा? प्लास्टिसिटी नहीं, प्लास्टिक लिमिट बोलो। लिमिट प्लास्टिक स्टेज की बात मत करो, प्लास्टिक लिमिट की बात कर रहा हूँ। तो ये आपने लिखा ना सर, आपने लिखा वो, इसीलिए बोल रहा हूँ सर। कहाँ पे लिखा है? वही ना, I0 लेस और इक्वल टू IL लेस और इक्वल टू 0। नहीं नहीं, आप बात को नहीं समझे। जैसे हम टेबल पे डिक्रीज करते आ रहे थे 0.25 का इंटरवल लेके, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर वैल्यू 0 होगा IC का, लेट्स से यहाँ पर वैल्यू 0.25 है, तो IC का, तो IL का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 0.75। आपको आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? मतलब अगर एक क्वेश्चन फिर से पूछना एक बार अपना। सर आपने लिखा ना ये 0 लेस और इक्वल टू IL लेस और इक्वल टू 0। IL अच्छा, यहाँ पर यहाँ 1 एक साइड 1 आएगा सर। यार, ये 1 वही आया। सर। अच्छा यार, ये तो समझ गए होंगे आप वैसे यार। कॉपी पे ठीक है लिखा, 1 ही लिखा था। नहीं। वही मैं सर कंफ्यूज हो गया। अरे नहीं, ऐसा हो ना तो समझ आया करो कि लिखने में गलती लग गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉपी पे सर सबने 1 ही लिखा होगा। कॉपी पे क्या? अच्छा हाँ, कॉपी पे सबने 1 लिखा होगा। यस, ठीक है, हो गए। कभी कभार हो जाता है। यस सर। चलें आगे, मिटा दूं? यस अच्छा, टफनेस इंडेक्स नेक्स्ट हमारे पास है। ठीक, नेक्स्ट इज टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स को डिनोट करते हैं IT के साथ। ठीक है, I सब्सक्रिप्ट T के साथ। एक चीज आपने पहले पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाया था फ्लो इंडेक्स, पढ़ा था कुछ IF, जिसे हम फ्लो इंडेक्स कहते थे। बताओ कहाँ पढ़ा था ये? नहीं याद है? ये हमने पढ़ा था जहां पर हम लोगों ने लिक्विड लिमिट डिटरमाइन की थी। ठीक है, वहां पर हमने कहा था ये जो स्लोप, हमें जो टेस्ट करने के बाद जो स्लोप मिला है। एक मिनट, अपने माइक बंद कर दो, मेरे को अपनी आवाज रिमाउंड हो रही है। हाँ, तो हमने वहां पर क्या था, ये कर्व बनाया था एक। ठीक है, फ्रॉम द टेस्ट। ठीक है, जब भी हम कैसिग्रेटेड रूल से टेस्ट करते हैं तो ये हमें इस तरह के कर्व मिलता है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन मिलता है। इसी की स्लोप को क्या कहते हैं हम लोग? फ्लो इंडेक्स। ये वहां पढ़ कर आए थे। और वहां एक चीज हमने और पढ़ी थी कि जो फ्लो इंडेक्स होता है सॉइल का, वो क्या होता है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू शियर स्ट्रेंथ।
ये पढ़ा था हम लोगों ने। अब देखना आईटी क्या है। आईटी, पहली बात तो ये है, ठीक, आईटी जो है दैट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो गया आपका, आईपी ओवर आई एफ। तो क्या आईटी के इनडायरेक्ट रिलेशन में है आपका आई एफ, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, आई टी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ। तो अगर आई एफ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शेयर स्ट्रेंथ के, तो आई टी के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी आई टी की, उतनी ही ज्यादा क्या होगी शेयर स्ट्रेंथ सॉइल का, सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ भी उतना होगा, ठीक है, इसका ये मतलब है, ठीक है, नोट करें इसे। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आई टी ग्रेटर इज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है। बट एक पॉइंट पर जहां पे ये शेयर स्ट्रेंथ को डिनोट करता है आपका टफनेस इंडेक्स, वो लिमिट है एक एट प्लास्टिक लिमिट, ये आपने पॉइंट साथ में जोड़ना, ठीक है। तो प्लास्टिक लिमिट पे शेयर स्ट्रेंथ बताता है आपका आई टी, ये यहाँ पे ध्यान रखना स्टार मार्क, ठीक है। तो मैं ये लाइन आप अलग लिखोगे, ठीक, और प्लास्टिक लिमिट वाले पॉइंट को मैं अलग लिखाता हूँ, यहाँ पे लिख लूंगा मैं इसको, ठीक। आई टी डिनोट्स द shear strength of soil at plastic limit, at plastic limit, यानी कि WP पे कितना सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ है वो आपका आई टी बताएगा, ठीक है, इसको नोट रखना बात। डन। Yes, sir. ठीक है, देखो फॉर क्लेस इसका रेंज भी है फिर आईटी का, ये देखना है। फॉर क्लेस जो आईटी का वैल्यू रहता है वो बिटवीन 1 to 3 रहता है, लेस देन इक्वल टू इतना, 1 और 3 के बीच में रहेगा, ठीक है। ऐसा अगर ऐसा हुआ कि आपका आईटी का वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है आपका सॉइल जो है, सॉइल इज फ्रीएबल। फ्रीएबल का शब्द का मतलब मैं पहले भी बताया हुआ, क्या मतलब होता है फ्रीएबल का, इजीली क्रैश। हाँ। तो आईटी आपका कहाँ का स्ट्रेंथ डिनोट कर रहा है, शेयर स्ट्रेंथ है प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा कि सॉइल इज फ्रीएबल, दैट इज इजिली क्रशेबल, इजिली क्रशेबल एट प्लास्टिक लिमिट, एट प्लास्टिक लिमिट। अब ऐसा लिख लो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है पॉइंट। आईटी अगर लेस देन 1 है तो सॉइल इज फ्रीएबल, कैन बी क्रश्ड वेरी इजिली एट प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। ये रेंज भी इंपॉर्टेंट है, तो आईटी के बारे में सभी बातें आप लोग ध्यान देना, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ना एंड में, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है हर बार, तो इसको, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल में से 10 क्वेश्चन बनते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन तो आप इसी चैप्टर में से देखो, ठीक है, ऐसा हमेशा होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। मुश्किल चैप्टर हैं थोड़े आगे, बट फिर भी इसका जो है पोर्शन ज्यादा रहता है, क्योंकि बेसिक चैप्टर है ना सॉइल का, तो बेसिक में तो हर एग्जाम में पूछते हैं सब्जेक्ट का जो है। हो गया, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हमने पढ़ाया था, एक प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था, ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था,
और मैंने तभी आपको कहा यार आप लोगों को याद नहीं रहा, क्या चक्कर है, ज्यादा पढ़ लिया हाईवे, क्या पढ़ रहे हो, रेलवे पढ़ रहे हो हाईवे पढ़ रहे हो? सर हाईवे पढ़ रहे हैं लेकिन सर सॉइल के बॉम्सर ही बज रहे हैं ऑनेस्टली। सर ट्रैफिक पड़ रहा है सर, ट्रैफिक वाइड रेशो में किया था सर ये। फिर सिग्नल्स में हो गया। ट्रैफिक ने दिमाग खराब कर दिया। नहीं सॉइल में बोनसर बज रहे हैं, सॉइल में क्या पढ़ लिया ऐसा यार? हाँ सर अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे ना सर। सर पूरी डिग्री में मुझे एक सब्जेक्ट टफ लगा है वो सॉइल है। नहीं, आप ऐसा करो, जो लेक्चर मैंने कराए हैं ना उसको ध्यान से देखो फिर से वापस से, ठीक है? सॉइल के अंदर नहीं बोनसर बच सकता, मतलब गलती आपके एंड से कुछ हो रही है फिर। बाकी लड़कों के भी बज रहे हैं बोनसर। नहीं सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकियों का नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, तो बड़ा मतलब स्कोरिंग टॉपिक है सॉइल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े आराम से करा रहे हैं। सॉइल में चीजें बहुत हैं याद करने वाली, बहुत ज्यादा चीजें हैं सॉइल के बहुत अंदर। ज्यादा। और पूरे engineering में सॉइल सबसे ज्यादा। सॉइल ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको 1.5 महीना भी पढ़ाऊं तब भी कम है, ठीक है? आप समझो इस बात को, मुझे क्या करना है, आपको कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कराना एग्जाम के अंदर। मेरा यहाँ पे मकसद आप लोगों को सॉइल इंजीनियर नहीं है बनाना, नहीं है, मेरा मकसद ये है कि एग्जाम में कैसे नंबर ज्यादा लेंगे। अगर सॉइल इंजीनियर बनाना होता तो उसके लिए फिर बड़ा प्रोसेस है, ठीक है? उसको अच्छे से पढ़ाने के लिए, सॉइल को पूरा डिटेल में पढ़ाने के लिए ही 1.5 महीना चाहिए होगा कम से कम, ठीक है? तो यहाँ तो ये पहली बात, तो ये जेई का बैच चल रहा है, जेई के बैच में इतनी डेप्थ में चीजें पूछते भी नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट चीजें आती हैं ऊपर से। दूसरी बात ये है कि हम फिर भी काफी टाइम देते हैं आप लोगों को, ठीक है? 3-3 4-4 घंटे का क्लास लेके विल ट्राई टू मतलब अच्छे डिसेंट मैनर में इसको कवर करें। बाकी यार जिस तरह से मैं कराऊंगा क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है? इतना यकीन रखें। बाकी अगर कोई आपको मतलब परेशानी आती है तो लेक्चर दोबारा देखो, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ उसको याद करते रहो, कॉपी में लिखते रहो, बहुत सफिशिएंट है वो, ठीक? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है? रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम है डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है? और तब भी हमने बात करी थी रिलेटिव डेंसिटी क्या है, इंडेक्स प्रॉपर्टी किस सॉइल का है? कोरस ग्रेन सॉइल। यस, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि किसका इंडेक्स प्रॉपर्टी है, ये इसमें पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो निकलेगा, ठीक है? दूसरा क्या है कि आप लोग इससे क्या समझ पाते हो, ठीक है? आप लोग इससे समझ पाते हो कि डिग्री ऑफ डेंसनेस कितना है कोर्स ग्रेड सॉइल का, डिग्री ऑफ डेंसनेस, डिग्री ऑफ डेंसनेस एंड कोर्सनेस of natural deposits of coarse grained soils, coarse grained soil is measured by its relative density, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी को डिनोट करते हैं डी सबस्क्रिप्ट आर से, ठीक है? ये ध्यान देना। और डी आर का फॉर्मूला है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है? दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और फॉर्मूला है गामा डी के टर्म में, पर वो नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है? तो मैं यही कराऊंगा भी फॉर्मूला आप लोगों को, डी आर इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब आप, ठीक है, इस फॉर्मूले पे क्या है, ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन पूछता है क्वेश्चन के अंदर और इस पे न्यूमेरिकल भी बना देता है। न्यूमेरिकल करना भी बहुत आसान है, सब वैल्यूज देगा वो एग्जाम के अंदर, ई का वैल्यू भी देगा, ई मिनिमम का वैल्यू भी देगा, ई मैक्स का वैल्यू भी देगा, फिर आपसे न्यूमेरिकल करवाएगा, ठीक है? तो ई मैक्स क्या होता है? ई आपका वॉइड रेशियो होता है, तो मैक्स का मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, वॉइड रेशियो इन दी लूजेस्ट स्टेट, जब सॉइल सबसे ज्यादा लूज स्टेट में होगा तभी आपका वॉइड रेशियो क्या होगा, मैक्स होगा। ई क्या होगा, वॉइड रेशियो इन नेचुरल स्टेट, वॉइड रेशियो इन नेचुरल स्टेट। तो ई मिनिमम क्या लिखूं, डेंस फॉर्म, डेंसेस्ट, वॉइड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट, ठीक है? ये नोट कर लो। उसके बाद क्या है, कुछ थ्योरेटिकल वैल्यूज देता हूं मैं आपको कि नेचुरल अक्रूइंग डिपॉजिट्स के लिए, नेचुरल अक्रूइंग डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है,
चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले आप बाकी नोट करो, इसको बाद में लिखाता हूँ, पहले बाकी नोट करो। हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। ठीक है, अच्छा कुछ थ्योरेटिकल वैल्यूज मैंने बात करनी है आपके साथ। थ्योरेटिकली जो ई मैक्स की वैल्यू जो ली जाती है, ई मैक्स इज टेकन एज 0.91, ठीक है, और ई मिनिमम का वैल्यू लिया जाता है 0.35, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन गेट में ऑलरेडी पूछ चुके हैं, ऐसा नहीं कि गेट में पूछा है तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है वहाँ कहीं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, क्योंकि गेट में पूछा है, कुछ भी आ सकता है आपको, ठीक है। और ये वैल्यूज आप लोग जरूर याद रखना, ई मैक्स का वैल्यू 0.91, ई मिनिमम का वैल्यू 0.35। हो सकता है कि इस तरह का न्यूमेरिकल बन जाए कि आपको ई मैक्स और ई मिनिमम का वैल्यू ना दे क्वेश्चन के अंदर, ऐसा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर ई मैक्स और ई मिनिमम का वैल्यू ना दे, सिर्फ ई नेचुरल दे, तो क्या करेंगे फिर ये वाली वैल्यूज अप्लाई कर लेना, ठीक है। वैसे तो 95% वो आपको वैल्यूज देगा अगर न्यूमेरिकल कराना होगा, अगर ना दे तो फिर ये वैल्यूज अप्लाई करके क्वेश्चन निकालना, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इसके अंदर एक चार्ट, इसका भी एक चार्ट है डी आर का, डी आर मतलब डेंसिटी और क्लासिफिकेशन है, ठीक। तो पहली जो वैल्यू होती है दैट इज लेस देन 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85 एंड ग्रेटर देन 85, ठीक है। और अगर डी आर का वैल्यू आपका आता है लेस देन 15, तो आपका सॉइल होता है वेरी लूज, देन यू हैव लूज, देन मीडियम, देन डेंस एंड देन वेरी डेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो बोलेगा कि डी आर का वैल्यू है 35 से 65 के बीच में, 35 to 65 के बीच में, तो क्लासिफिकेशन क्या लिखोगे, मीडियम, ठीक है। ये रिवर्स पूछ लेगा कि डेंस है आपका सैंड, तो उसका डी आर का रेंज क्या होगा, 65 से लेके 85, ठीक है। दिस टेबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बनते रहे हैं पहले इसमें से, ठीक है, इसमें से इसको देखना। तो 5 तरह के क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं सिर्फ इसके ऊपर ही, इलेक्ट्रिक डेंसिटी के ऊपर, ठीक, तो ध्यान दे देना इसको। सर रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1 हो सकती है कभी? नहीं हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू जो है सबसे लूजर स्टेट में, ऑन द लूजर स्टेट, ये भी लिख लो, ये छठा न्यूमेरिक आपका बन गया, 6th टाइप। इन द लूजर स्टेट जो डी आर है वो 0 होता है, इन डेंसेस्ट स्टेट जो है वो डी आर इक्वल टू 100% होता है। तो आपका मतलब जो डी आर है वो 0 to 100 के बीच में घूमता है, इस तरह से 0 to 100, 100 से अबव नहीं होती। सर जब मॉइस्चर कंटेंट होता है ना सर में इसमें सैंड में 4%, वो बल्किंग तो ऑफ उस सैंड, वो बल्किंग ऑफ सैंड होता है। बिल्कुल सर बल्किंग ऑफ सैंड, उस टाइम सर रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है उसमें? रिलेटिव डेंसिटी उस टाइम मिनिमम होगी ना, क्योंकि वॉइड्स अंदर होंगे उसके अंदर, ठीक ठीक सर। है। मैं बल्किंग ऑफ सैंड का कंसेप्ट अभी आप आगे कराऊंगा, ठीक है। हो गया? यस।
चलो जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है, इसको समझना क्या आप लोग। अच्छा, समझना एक बात को, आपका जो क्ले होता है, क्ले को क्या करते हैं जब रीमोल्ड करते हैं, किसी भी क्ले को जब रीमोल्ड करते हैं, मतलब उसको डिस्टर्ब करते हैं, अगर किसी क्ले को, मतलब डिस्टर्ब करना, तो क्ले क्या करता है, अपना स्ट्रेंथ लूज कर जाता है, इट लूजेस इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑन रिमोल्डिंग, रिमोल्ड करने पर या डिस्टर्ब होने पर क्ले क्या करता है, कुछ अपना स्ट्रेंथ लूज कर जाता है। पर अगर क्ले को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है, तो क्ले के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करता है, रीगेन इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी जो फ्लो चार्ट बना रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा दूंगा आपको। तो रीगेन करता है, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, जिस प्रॉपर्टी से अपनी वो स्ट्रेंथ रीगेन करता है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपी। तो थिक्सोट्रॉपी को अगर मैं डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं कहूंगा कि थिक्सोट्रॉपी इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, ठीक है, क्ले ने अपना क्या किया है, स्ट्रेंथ को Regain. वापस पाया है। ठीक है, रिमोल्डिंग होने पर उसका स्ट्रेंथ चला गया था, तो उसका स्ट्रेंथ को उसने वापस रीगेन किया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, अब आप लोग लिखेंगे थिक्सोट्रॉपी का डेफिनेशन, बोलूं कि लिखाऊं, बोलो बोलो। लिखो फिर। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, it is a property by virtue of which loss of shear strength on remolding can be regained loss of shear strength by virtue of which, मुझे पता था ये दिक्कत होगी, by virtue of which loss of shear strength loss of shear strength on remolding can be regained. can be regained, पर रीगेन कब होगी, जब उसको छोड़ देंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, if left undisturbed for some time, तो ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, तो अगर कोई पूछ रहे थिक्सोट्रॉपी किसका प्रॉपर्टी है, तो आप लोग सैंड मत बोल देना, ठीक है, थिक्सोट्रॉपी किसका प्रॉपर्टी है, क्ले बैड थिक्सोट्रॉपी is mostly seen in Soil. clay soils, बैड clay soils। ठीक है, समझने के लिए मैं समझा देता हूँ, लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, फिर टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, तो आपको मुझे लगता है ज़्यादा पर्टेन भी नहीं करे, थोड़ा डेप्थ में हो जाएगा। ये जो क्ले पार्टिकल होता है, ये जो क्ले पार्टिकल आपका है, ठीक है, इसके आगे पीछे वाटर का कुछ अरेंजमेंट होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का कुछ अरेंजमेंट होता है, लेट अस से कि उसका जो मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट है वो ये है। ठीक है, आपने क्या किया, उसको डिस्टर्ब किया, मतलब डिस्टर्ब कैसे होता है क्ले, जैसे कि क्ले के अंदर कोई पाइलिंग कर दे, लेट से क्ले है ये, और क्ले के अंदर क्या कर दिया, पाइल कर दिया, तो क्ले आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्ले उस टाइम पे क्या करेगा, अपना स्ट्रेंथ को छोड़ देगा, लॉस कर देगा स्ट्रेंथ को, क्योंकि जो इसका वाटर मॉलिक्यूल है वो कोई और अरेंजमेंट में चला गया और वो उसके लिए स्टेबल नहीं है, इस तरह से सोचा जाता है। तो वापिस से इसको क्ले को क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है जो ब्लैक में गया है वापिस से रेड में आ जाए, ठीक है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। तो जब यह ओरिजिनल स्टेट में आता है तो उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है, इसी प्रॉपर्टी का नाम है थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गया। तो यही रीजन है कि क्ले के अंदर जब पाइल्स को ड्राइव कर देते हैं तो महीने एक के लिए उस पाइल्स को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर लोडिंग उसके बाद लगाते हैं, 1 महीने बाद, 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि क्ले के अंदर कि वापस अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर ले। ठीक है, आवाज आ रही है? जी सर, हो गया सर।
हो गया। थिक्सोट्रॉपी से चलते हैं, थिक्सोट्रॉपी काफी बढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसिटिविटी। थिक्सोट्रॉपी होता है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ को गेन करना, और सेंसिटिविटी ये होता है कि क्ले सेंसिटिव है तभी वो क्या करता है, अपना स्ट्रेंथ को लूज करता है। इस तरह से सोचेंगे, मतलब सेंसिटिविटी मुझे ये बताएगा कि क्ले को डिस्टर्ब करने पर, ठीक है, वो कितना लॉस ऑफ स्ट्रेंथ करेगा। ठीक है, तो मैं सेंसिटिविटी को देखना किस तरह से डिफाइन करूंगा। ठीक है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑन रीमोल्डिंग, ऑन रीमोल्डिंग is represented by sensitivity। सेंसिटिविटी हमें यह बताती है कि कोई क्ले कितना लॉस ऑफ स्ट्रेंथ करेगा ऑन केस ऑफ ऑन बीइंग डिस्टर्ब्ड या ऑन बीइंग रिमोल्ड। ठीक है, तो सेंसिटिविटी को बेसिकली डिनोट करते हैं एस सबस्क्रिप्ट टी के साथ, और इसका एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन देखना, ध्यान देना, एक्सप्रेशन में इसका होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड compressive strength of undisturbed sample। न्यूमरेटर में रखना है हमने अनडिस्टर्ब सैंपल को, और डिनोमिनेटर में हम लोग रख देंगे डिस्टर्ब सैंपल। अनकन्फाइंड compressive strength of disturbed sample। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखो। ठीक, जब भी सॉइल डिस्टर्ब होगा, डिनोमिनेटर जब भी सॉइल डिस्टर्ब होगा तो अनडिस्टर्ब में जितना उसका स्ट्रेंथ है उससे कम हो जाएगा डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर क्या रहेगा, हाई रहेगा कि डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, या लो रहेगा? डिनोमिनेटर का कंपैरिजन में, और रेशियो मोर देन 1 आएगा। डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, देखो मेरी बात सुनो, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। जब न्यूमरेटर की वैल्यू कम ज्यादा होती है डिनोमिनेटर से, तो आपका ओवरऑल फ्रैक्शन क्या रहता है, ग्रेटर देन 1 रहता है। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल क्लेस के लिए आपका सेंसिटिविटी जो है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 1। समझ आई कि जो फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन आपकी 1 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का प्रॉपर्टी किसके अंदर देखा जाता है? तो सेंसिटिविटी को हम सैंड्स के अंदर नहीं देखते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर नहीं देखते हैं, किसके अंदर देखते हैं, क्लेई सॉइल्स के अंदर। तो ये पॉइंट भी लिख लेना, सेंसिटिविटी is seen in clay soils। ठीक है, तो हमने यहां लिखा है सेंसिटिविटी ग्रेटर देन 1। सभी केसेस में, लगभग ऑलमोस्ट ऑल केसेस जो क्लेस के अंदर है, सेंसिटिविटी का वैल्यू क्या रहता है, ग्रेटर देन 1। पर एक इसको एक्सेप्शन भी है, वो भी डिस्कस करूंगा, एक्सेप्शन भी देखना, डिस्कस करेंगे। जनरली ऐसा लिख लेंगे, जनरली for all clays sensitivity is greater than 1। पर एक एक्सेप्शन भी है, अगर आपका क्ले फिजर्ड हो। फिजर्ड का मतलब क्या होता है, क्रैक्ड क्ले, क्रैक किसी क्ले में क्रैक है। लेटर से देखो यहाँ किसी क्ले में इस तरह से क्रैक है, ठीक है, अभी ये क्या पड़ा है, अनडिस्टर्ब पड़ा है, और मान लो कि कल को इसको क्या कर दिया, रीमोल्ड कर दिया, तो क्रैक तो भर जाएगा। डिस्टर्बेंस पे क्या हो सकता है, क्रैक खत्म हो सकता है इस तरह से। जब क्रैक खत्म हो गया तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर बड़ा होगा क्या, इस टाइम डिस्टर्ब सैंपल की जो है स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगी, इस टाइम जो रिमोल्डेड सैंपल है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगी अनडिस्टर्ब से, तो आपका जो सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा हो गया न्यूमरेटर से। डिस्टर्ब करने पर वो क्रैक खत्म हो गया, रिमोल्ड किया वो क्रैक वो खत्म हो गया। तो एक्सेप्शन है, ओनली इन द केस ऑफ फिजर्ड क्ले या फिर क्रैक्ड क्ले द सेंसिटिविटी इज लेस देन 1। तो ऐसा पूछेगा क्वेश्चन के अंदर कि सेंसिटिविटी लेस देन 1 कब होगा, ऑप्शन दे देगा क्विक क्ले, नॉर्मल क्ले, सेंसिटिव क्ले, तो आपको उसमें ढूंढना है फिजर्ड क्ले। ठीक है, सेंसिटिविटी का भी एक टेबल है, वो अगले पेज पे करते हैं।
हो गया सर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है सेंसिटिविटी का टेबल। ठीक, अगर सेंसिटिविटी आपका 1 आता है, देखना एक्सप्रेशन, सेंसिटिविटी 1 कब हो सकता है? जब Q अनडिस्टर्ब्ड अपॉन Q डिस्टर्ब्ड 1 हो जाए। तो 1 हो गया तो मतलब क्या है कि आपका अनडिस्टर्ब्ड में भी उतना स्ट्रेंथ रहेगा, डिस्टर्ब्ड में भी उतना ही स्ट्रेंथ रहेगा, दोनों बराबर होके तो 1 होगा। तो अगर 1 हो गया सेंसिटिविटी, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ऐसी क्ले को इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगी 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 और ग्रेटर देन 16। ये लास्ट वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट सेंसिटिव। ठीक है, 16 से मतलब सबसे बड़ी सेंसिटिविटी, और जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्ले होती है उसका नाम होता है क्विक क्ले। क्विक। तो क्विक क्ले बेसिकली एक क्ले है जिसके अंदर सेंसिटिविटी का सबसे ज्यादा वैल्यू है, और वैल्यू वो है ग्रेटर देन 16। तो ये आप याद रखना, बाकी बीच वाले आपसे याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 to 4 बोलते हैं नॉर्मल सेंसिटिव, फिर आता है 4 to 8 सेंसिटिव, 8 to 16 आता है एक्स्ट्रा सेंसिटिव। ठीक है, ये लास्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्विक क्ले क्या है? हाईली सेंसिटिव क्ले को आप लोग क्या बोल देते हो? क्विक क्ले, हाईली सेंसिटिव क्ले। ठीक है, एक चीज और है सर यहाँ जो पर। पॉटर्स नहीं बनाते हैं वो, हाँ, वो कौन सा क्ले होता है वो मुझे भी नहीं पता है, होता क्ले है इतना पता है। बोलो। वही सर वो वही टाइप का क्ले होता है जिसमें सर मतलब कि रिमोल्ड ज्यादा होती है मेरे ख्याल मैंने वैसे तो मुझे पता नहीं है, बस मुझे ये पता है कि क्ले का ही बन सकता है पॉट, क्योंकि उसी में कोहेसिवनेस होती है। अब यहाँ पर वो नॉर्मल सेंसिटिव है कि क्ले है, ये नहीं मुझे पता। ठीक है, और आई थिंक वो इतना पर्टेन भी नहीं करता है हमें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। देखना, एक चीज और है सेंसिटिव के बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में, कि जितना ज्यादा सेंसिटिव कोई क्ले होगा, लेट्स से कि क्यों क्ले सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये क्या करेगा? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ को लूज करेगा। ठीक है ना? उसके बाद इसके अंदर थिक्सोट्रॉपी की प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेंथ क्ले लूज करता है, वापस उसमें उतनी ही स्ट्रेंथ पाने की क्षमता भी होती है। ठीक है, तो मैं ये लाइन लिख देता हूं यहां पर, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हायर इज the sensitivity of higher the sensitivity of clay, higher the sensitivity of clay, higher is the thixotropic hardening, higher is the thixotropic hardening। ठीक है, और यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा सेंसिटिविटी। हो गया? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो नहीं, एक नंबर है जिसको बोलते हैं एक्टिविटी नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक्टिविटी नंबर, इसको डिनोट करते हैं ए सब्सक्रिप्ट सी के साथ। ठीक है, एक्टिविटी नंबर का मतलब ये है, ये हमें बताता है कि कौन सा सॉइल ज्यादा प्रोन है स्वेलिंग के। ठीक है, तो सॉइल्स में आपने देखा कि स्वेलिंग्स होती हैं, तो आप लोग जानते हैं मॉन्ट मिनरलाइट जिसके अंदर रहेगा, पढ़ा है ना मॉन्ट मिनरलाइट? जी सर। मॉन्ट मिनरलाइट जिसमें ज्यादा रहेगा वो एक्टिविटी ज्यादा होगी उसके अंदर। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर हमें बताता है मोर द एक्टिविटी नंबर, more prone is the soil to swelling, और एक्टिविटी नंबर का एक्सप्रेशन है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स मतलब कि आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ
clay sized particles in the soil. कितना परसेंटेज है मतलब क्ले का सॉइल के अंदर? तो सॉइल साइज क्या होता है क्ले का? लेस देन 2 माइक्रोन. दिस इज योर एक्टिविटी नंबर. ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर की क्या है, 3 हमारे पास वैल्यूज होती हैं, उनको हमने याद रखना है. अगर एक्टिविटी नंबर 0.75 से कम है, ठीक है, तो ऐसी सॉइल को बोलते हैं इनएक्टिव. अगर एक्टिविटी नंबर हमारा है 0.75 से लेके 1.25 के बीच में, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्टिव. ठीक है, if activity number is greater than 1.25 and it is active. तो टेबल को अगेन याद रख लेना है इसको, स्टार मार्क. इसके एक्सप्रेशन पे स्टार मार्क, इसके एक्सप्रेशन पे न्यूमेरिकल आ जाता है. बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल आएगा. ठीक है, अगर आ गया तो वो बोलेगा कि WL इतना है सॉइल का, WP इतना है, तो इन दोनों को डिफरेंस कर दोगे तो IP निकल आएगा. ठीक है, फिर बता देगा कि परसेंटेज, मतलब कि मानो कि 5% है क्ले पार्टिकल, तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग. ठीक है ना, आराम से. जैसे मैं क्वेश्चन दे ही देता हूँ आपको, मैं कहता हूँ कि परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल हैं 5%, लिक्विड लिमिट है 40% और प्लास्टिक लिमिट है 20%. एक्टिविटी नंबर निकालो. निकाल सकते हैं. एक्टिविटी नंबर क्या है? 40 माइनस 20 अपॉन 5, 20 अपॉन 5. तो इस तरह एक्टिविटी नंबर क्या आ गया? 4. तो ऐसी क्ले को क्लासीफाई भी कर सकता हूँ. फिर मैं ये क्ले क्या हो जाएगी आपकी? हाईली आपकी एक्टिव क्ले हो जाएगी. ठीक है, इस तरह से बहुत आसानी से इसमें न्यूमेरिकल बन सकता है. ठीक, इसको याद ध्यान देना. हो गया. हो गया. ये क्वेश्चन करना जरा. soil sample having a void ratio of 1.3, water content 50% and a specific gravity of 2.60 is in state of option A partial saturation, option B full saturation, option C over saturation, and option D under saturation. देखना जरा क्या आंसर होगा इसका. फुल सैचुरेटेड सर. ठीक है, कैसे निकालेंगे? इक्वल टू 1. देखो, हमने बस फॉर्मूला याद रखा है E इक्वल टू WGS/S. हमसे पूछ रहा है कि सैचुरेशन क्या, तो हमें S निकालना है बेसिकली. तो S कैसे निकलेगा? S इक्वल टू WGS/E. W कितना दिया है आपको? 50%. ध्यान देना, यहाँ पर जो W होता है उधर 50% नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? 0.50. 0.5 इंटू GS कितना हो गया? 2.60. ठीक है, E कितना है? 1.3. तो 0.50 ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो गया. 0.50 इंटू 2 कितना हो गया? 1. तो S इक्वल टू 1 आ गया, तो मतलब सॉइल आपका क्या है? फुल सैचुरेशन में. क्या समझ आया सबको? यस सर. मुझे बताओ, बेंटोनाइट जो थी
क्ले वो किसके कहाँ से मिलती थी आप लोगों को? उसका basalt of rocks, basalt of rocks, वोल्केनिक गैस volcanic ash होते हैं वो basalt और tracks से भी मिलता है। बसाल्ट से हमें ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है यार, ठीक है। वो भी मिलता है सर, उसमें भी वो मिलता है ब्लैक कॉटन साइड जो मिलती है ब्लैक, उसी में बेसाल्ट एंड ट्रैप्स मिलती है ब्लैक कॉटन साइड, और मोंटी मोरोलाइट भी मिलती है बेसाल्ट से, वोल्केनिक ऐश। ठीक है अधिक पढ़ लिया फिर, ठीक है चलेगा, ठीक है। तो जो हमने कराया आपको क्या कराया सोर्स में, डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक ऐश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर क्वेश्चन पूछा है, देखना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपसे पूछता हूं मैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सुनना क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड क्ले सैंपल ड्यू टू रीमोल्डिंग? क्या आंसर होगा? वापिस से रिपीट करो। क्ले क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। Which one of the following expresses the degree of disturbance undisturbed clay sample due to remold, ऐसे बिना ऑप्शंस देखे आंसर नहीं बता सकते। सेंसिटिविटी जी सर, इसका ये सेंसिटिविटी आंसर इसका क्या रहेगा? सेंसिटिविटी, ठीक है। तो भी मैं पहले आपको ऐसे पूछने की कोशिश कर रहा था, मुझे पता था इसका आंसर बता दोगे। मुझे बताओ जरा, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ये भी क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ओवन ड्राई मेथड में कितना टेम्परेचर रेंज रखते हैं? 60 to 80 62 और टेम्परेचर, और कितने घंटे के लगते हैं? 24 आवर्स के, और ठीक है। 24 आवर ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए कितना रखते हैं? टाइम तो बराबर ही होगा, शायद टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। नहीं सर, इस पे टाइम फर्क होता है। ऑर्गेनिक में 60 होता है और इनऑर्गेनिक 24 आवर्स। तो नोट्स में भी मतलब हाईलाइट करते हो, किसी ने नोट में भी था वो। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। बस आपने माइक स्पीकर लगाया शायद लैपटॉप में, और इसलिए आपकी आवाज बहुत गूंजती है। प्लीज यार। नहीं, आप लोग लैपटॉप में पढ़ते हो ये क्लास? ये वाली चलती है लैपटॉप में? हम तो फोन पे पढ़ते हैं। हम तो फोन में कोई एक बंदा सर कुछ कर रहा है जिससे आवाज गूंज रही है। ये शौकत भाई। अच्छा ये बात इसके लिए टेम्परेचर 6 to 8 आवर्स मैक्सिमम होती है ऑर्गेनिक के लिए। 24 आवर्स इनऑर्गेनिक के लिए हम प्रोवाइड। ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है पहला। नेक्स्ट चैप्टर हमने करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम क्या पढ़ते हैं, इसको मिटा दूं? जी सर। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल।
ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे सॉइल का ये क्वेश्चन देखे होंगे इस तरह से कि ये सॉइल कौन सा है, CH, SM, SC, GC, GM। तो ये सब नाम हमने पढ़ना सीखना है इस चैप्टर के अंदर, कि नाम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है हर बार। ठीक, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, पर है कॉन्सेप्चुअल, मतलब कि सीखने, इसको सीखोगे लॉजिक से तो हर तरह का क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। शुरू करूँ कि ब्रेक दूं पहले? ब्रेक तो वैसे भी 1 घंटा हुआ क्लास ब्रेक करते आप। में खाना खा लेते हैं सर। ब्रेक दे दो सर। खाना खाने के बाद पढ़ोगे जी सर। तो फिर ज़्यादा ऐसे नींद आ जाती है सर। खाना नहीं खाना है? खाना ही खाना खाना खाएंगे सर। खाना दे यार। अच्छा, खाना खाना है कि नहीं खाना है, ये बताओ। सर, खाना है सर। खाना अब भी खाना तो है। अच्छा, खाना है, तो फिर कब मिले? 9 बजे मिले? जी सर, 9 बजे ठीक रहेगा। 9 बजे तक आ जाओ, ठीक है, वापस। ओके सर। सर 9-10 9-10 ज़्यादा लंबी हो Yes, जाएगी। चलो 5 कर देते हैं 9-5 9-5 ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके।